नमस्कार, सोमेश भितोड़े क्लासेस में एक बार पुनः आप लोग का स्वागत है। मोटिवेशन फॉर यूथ कार्यक्रम के तहत जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम रोज एक नए रेगुलर जो चयनित हुए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर, नेट से क्वालिफाइड हैं, ऐसे प्रोफेसरों से आपसे हम मिलाते हैं और उनके उस स्तर तक पहुंचने के लिए, उस जॉब तक पहुंचने के लिए उन्होंने क्या क्या प्रयास किया, इसके बारे में हम आप लोग को बताते हैं उनके माध्यम से। तो इसी कार्यक्रम के तहत आज हमारे बीच ऊर्जावान यंग प्रोफेसर मिस हेमपुष्पा चंद्रा मैडम, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है फिजिक्स में गवर्नमेंट क्रांति कुमार भारती कॉलेज शक्ति में पदस्थ हैं, वो आज हमारे बीच उपस्थित हुई हैं। मैं इस चैनल के माध्यम से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकालकर हमें समय दिया और हमने कहा कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका कुछ मार्गदर्शन कर दीजिए फिजिक्स में, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि फिजिक्स के लिए भी किसी का इंटरव्यू लीजिए सर करके। तो एक इंटरव्यू ना समझिए, इसे एक गाइडेंस है। उन्होंने किस प्रकार से तैयारी की इस एग्जाम के लिए, इसके बारे में वो बताएंगे, ताकि आप लोग अभी जो नया सेट एग्जाम आने वाला है, एपिक एग्जाम आने वाला है, इससे आपको कुछ लाभ मिल सके। चलिए, तो सबसे पहले मैं मैडम का परिचय बताता हूँ, थोड़ा सा परिचय, बाकी वो बताएंगी। मैडम एक छोटा सा गांव है शक्ति जिले में, बर्रा, वहाँ से बिलोंग करती हैं और वो गांव उतना एडवांस गांव नहीं है, उसके बारे में मैडम बताएंगी। और वो एकमात्र अपने गांव की इस पद पर पहुंचने वाली लड़की हैं और इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई। उनका जैसा वो बता रही थी, उनके अनुसार गवर्नमेंट जॉब एक सर ही हैं अभी तक नए बैच में, बाकी मैडम है 2 लोग ही हैं। तो वो गांव भी धन्य हो गया ऐसी बेटी को पाकर कि इस हायर एजुकेशन में इतने मुकाम पर पहुंची है। तो एक बार पुनः धन्यवाद मैडम आपका। मैडम, सबसे पहले आप हमारे जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको आप थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हेमपुष्पा चंद्रा है और मैं एक ऐसे गांव से बिलोंग करती हूं जो बहुत छोटा है। जनरली आसपास के लोगों को छोड़कर बाकी लोगों को उस गांव का नाम भी नहीं पता रहता है। और हमारे गांव में जब मैं थी तो उस टाइम स्कूल का लेवल सिर्फ 5th तक था, मतलब प्राइमरी स्कूल आप अपने गाँव से पढ़ सकती थी। और उस टाइम जनरली लड़कियों को ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता था, तो हमको मिडिल स्कूल पढ़ने के लिए हमारे बगल वाले गांव था, जहां हमारे गांव से लगभग 3-4 किलोमीटर दूर, वहां जाना पड़ता था। तो मेरी पढ़ाई वहीं से हुई, गवर्नमेंट स्कूल आमापाली से 10th तक। फिर 10th के बाद वहां भी स्कूल नहीं था, तो 11th-12th के लिए हमको रायपुरा जाना पड़ा। और 11th-12th में जैसे हमको सब्जेक्ट चूज़ करना रहता है, तो मेरा इंटरेस्ट पहले से ही मैथ्स में था, क्योंकि मेरे पापा का मैथ्स बहुत अच्छा है। तो मुझे मैथ्स में जितनी कठिनाइयाँ आती थी मैं उन्हीं से पढ़ लेती थी। अच्छा, बढ़िया। तो मुझे मैथ्स ही लेना था और मेरे कोई फ्रेंड मैथ्स लेने के लिए तैयार ही नहीं थी। हमारे गांव से सिर्फ 2 ही लड़कियां मैथ्स मतलब 11th-12th पढ़ने रायपुरा जाने वाली थी, जो एक बायो वाली थी और मैं मैथ्स। अच्छा, ठीक है। जी जी। फिर वहाँ जाके भी मुझे पता चला कि कोई लड़की नहीं है मैथ्स में। अच्छा। आपको अकेले पढ़ना है। हाँ। लेकिन मैं बायो नहीं पढ़ना चाह रही थी, क्योंकि मुझे मैथ्स ही पढ़ना था। तो मैं अकेले ही पढ़ी 11th-12th में मैथ्स। और एकदम ब्राइट स्टूडेंट नहीं थी, वहाँ की टॉपर थी स्कूल की, तो गाँव की स्कूल की टॉपर थी। जी जी। और जैसे सब मैथ्स के स्टूडेंट सोचते हैं, मेरे घर वाले भी सोचते थे कि मैथ्स में है तो इंजीनियरिंग करना है करके। तो मैं भी ट्राई की, पीटी एग्जाम दी। लेकिन जैसे मैं बचपन से ही बिना ट्यूशन टीचर की पढ़ी, क्योंकि गांव में ट्यूशन टीचर अवेलेबल नहीं होते हैं। जी जी। तो मेरा उतना अच्छा रैंक नहीं आ पाया पीटी में, तो प्राइवेट कॉलेज मिल रहा था। तो मैं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं ली और मेरे बड़े पापा बोले कि बीएससी कर ली। अच्छा। तो अब बीएससी कहाँ से किया जाए? तो हमारे आसपास तो कॉलेज में एक गवर्नमेंट कॉलेज शक्ति था, जहाँ बीएससी मैथ्स नहीं था। अच्छा, मैथ्स नहीं था उस समय। अच्छा। और फिर उसके बाद में मुझे मेरा एडमिशन करा दिए शासकीय बिलासा कॉलेज बिलासपुर में, क्योंकि वहाँ हॉस्टल सुविधा अवेलेबल था इसलिए। तो मेरी बीएससी की पढ़ाई और एमएससी की पढ़ाई वहीं से हुई। तो बीएससी के, क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ पढ़ाई जो मेरा फर्स्ट क्लास था वो जो भी मतलब हायर एजुकेशन वाले कॉलेज हैं बड़े शहरों में, तो पूरा इंग्लिश वाला रहता है। तो 1-2 क्लास तो मेरा बिल्कुल भी समझ से परे था। अच्छा। तो लेकिन धीरे धीरे उस फ्लो में आई और मेरा सब्जेक्ट वहाँ फिजिक्स, मैथ्स और कंप्यूटर साइंस मेन सब्जेक्ट। अच्छा। कंप्यूटर साइंस था। अच्छा। और बाकी फाउंडेशन था। तो फिर धीरे धीरे पढ़ाई की और हॉस्टल में सबसे सपोर्ट मिला, लेकिन वहाँ भी आप कोचिंग करने के लिए बाहर नहीं जा सकते। अच्छा। तो मेरी उस टाइम तक की पूरी पढ़ाई बिना कोचिंग के ही हुई। और आज तक भी मैं अभी भी कभी कोचिंग का सहारा नहीं लेना पड़ा। बहुत बढ़िया मैडम, बहुत बढ़िया।
ठीक है। फिर उसके बाद बीएससी में गई तो उस टाइम इंजीनियरिंग का तो हो गया था कि अब नहीं करनी है, लेकिन इंजीनियरिंग के बाद बीएससी जाने वाले सबसे पहले ये सोचते हैं कि मुझे पीएससी लाइन में जाना है। तो मेरा भी था, मेरी एक दो फ्रेंड थी जिन लोगों के साथ मिल के हम लोग पढ़ते थे पीएससी का, जीके जनरल टाइप का। अच्छा। और फिर उसके बाद एमएससी में ऐसी एडमिशन ले ली थी कि एमएससी करूँगी, फिर उसके बाद मुझे तो करना पीएससी ही। तो एमएससी टाइम में मैं एक दो बार पीएससी का एग्जाम दी ट्रायल के तौर पे। अच्छा। क्योंकि हम लोग हॉस्टल में रहते थे और हॉस्टल से आप बाहर नहीं जा सकते। सिविल सर्विस का पीएससी। हाँ, सिविल सर्विस का पीएससी, सिविल सर्विसेज में जाना चाह रही थी उस टाइम। तो एमएससी पढ़ते पढ़ते मैं एक दो बार ट्रायल के रूप में दी बिना तैयारी के। अच्छा जी। फिर एमएससी में अच्छा परसेंट आया। अब एमएससी के बाद ऐसा था कि चूंकि मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ और हम लोग 3 बहनें हैं, तो तीनों को पढ़ना था और मुझमें उस टाइम तक ये आ गया था कि मैं खुद कमाऊँ। अच्छा, पहले से ऐसी भावना आ गई? पहले से ऐसी भावना, ताकि मैं अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद निकाल सकूँ। बढ़िया सोच है एकदम। एमएससी के बाद मैं एक दो जगह रिज्यूम दी। अच्छा। तो जनरली प्राइवेट कॉलेजेस में आपके एमएससी का परसेंट और इंटरव्यू बेस में सिलेक्शन हो जाता है। तो बिलासपुर में जैसे आपको पता होगा सीएमडी कॉलेज है, डीपी कॉलेज है, तो वहाँ दोनों जगह मैंने इंटरव्यू दिया। अच्छा। और दोनों में सिलेक्शन हो गया। अच्छा। पढ़ाने के लिए। जी। तो मैंने डीपी कॉलेज ज्वाइन किया, क्योंकि डीपी कॉलेज गांधी चौक में है और उसके आसपास बहुत सारे पीएससी सिविल सर्विसेज के कोचिंग सेंटर हैं। उस टाइम तक मुझे था कि मुझे पीएससी में जाना है, पढ़ाई तो मैं मतलब ऐसे ही कर रही हूँ। वो हब है, एक प्रकार का एजुकेशन हब है वहाँ, कंपटीशन एग्जाम। लेकिन जब मैंने डीपी कॉलेज ज्वाइन किया, पढ़ाना शुरू किया, तो मुझे लगा कि मैं एक अच्छी प्रोफेसर बन सकती हूँ। अच्छा, बढ़िया। और उस टाइम उससे पहले जस्ट बड़े बाबू बोले थे कि तुम प्रोफेसर लाइन में जाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है उसके बारे में जानो। अच्छा। तब तक मुझे उतना आइडिया नहीं, नेट सेट के बारे में मैं सिर्फ सुनी थी। अच्छा। कभी ट्राई नहीं की, क्योंकि मुझे पीएससी सिविल सर्विसेज में जाना था। तो फिर उसके बाद मैं अब नेट की कोचिंग खोजना शुरू की। अच्छा। जो कि बिलासपुर में ना उस टाइम अवेलेबल था, ना अब अवेलेबल है। उसके बाद एक मेरी फ्रेंड थी, हम लोग दोनों एक साथ डीपी कॉलेज ज्वाइन किए थे। अच्छा। तो वो भी नेट एग्जाम देना चाहती थी और मैं भी नेट एग्जाम देना चाहती थी। तो हम दोनों ने थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू किया और नेट एग्जाम देना शुरू किया। फिर डीपी कॉलेज के बाद दूसरे साल वहाँ डीपी कॉलेज पढ़ाने के बाद फिर साइंस कॉलेज में निकला गेस्ट लेक्चरर का। साइंस कॉलेज और बिलासा कॉलेज। अच्छा। तो जनरली मैं जहाँ से पढ़ी वहीं जाकर पढ़ाना भी चाह रही थी। तो बिलासा कॉलेज और साइंस कॉलेज दोनों में मैंने फॉर्म भरा, लेकिन मेरा सिलेक्शन हुआ साइंस कॉलेज में। अच्छा। तो उसके बाद मैं साइंस कॉलेज ज्वाइन कर ली और मेरी जो सेट का और नेट की तैयारी है वो वहीं से शुरू हो गई। अच्छा। एमएससी पढ़ाते पढ़ाते। गेस्ट में कितने वर्ष रहे मैडम आप साइंस कॉलेज में? साइंस कॉलेज में लगभग 4-5 साल। मतलब मेरा यहाँ से पोस्टिंग से पहले तक मैं साइंस कॉलेज में। अच्छा, मतलब जैसे एमएससी जैसे किए आप 4-5 साल तक आप गेस्ट के रूप में पढ़ाए थे? हाँ, पहले डीपी कॉलेज में पढ़ाई, फिर उसके बाद एमएससी साइंस कॉलेज में पढ़ाई 4-5 साल। अच्छा। बढ़िया मैडम, मतलब आप जैसे ही मतलब आपका जैसे रुझान एजुकेशन की तरफ आ गया था कि इसी लाइन में जाना है। फिर उसके बाद मैं पलट के पीएससी को कभी नहीं दी। अच्छा। कभी एग्जाम नहीं दी। अच्छा। इसी ये आसान लगा होगा आपको, ये वाला फील्ड है ना? मतलब ये लगा कि मैं इस काम को अच्छे से कर सकती हूँ, मतलब इंटरेस्ट था इसमें आ गया। अच्छा, ये भी हमको आपका बैकग्राउंड देख के पता चला है कि एमएससी में आप सेकंड टॉपर थी शायद अपने बिलासा कॉलेज में। तो इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई कि एक कॉलेज में आपको आप एमएससी किए हैं, वहाँ की सेकंड टॉपर हैं। और कहीं न कहीं लड़कियों में आजकल देखा जाता है कि गणित से भागते हैं लड़कियाँ, लेकिन मैडम का रुझान देखिए कि एक अकेली लड़की थी अपने गांव की, जो कि मेस में पढ़ी है वो, और अकेले क्लास में रहना, पढ़ना और फिर जाके फिर बिलासपुर में पढ़ना अपने आप में एक बड़ा इंस्पिरेशन है मैडम, मोटिवेशनल पर्सन के रूप में आप इसको देख सकते हैं कि इन सब के लिए मुझे घर से बहुत सपोर्ट मिला सर। जनरली गांव में क्या होता है कि 12th तक पढ़ाए फिर शादी कर दे, मतलब आपका बैकग्राउंड ही ऐसा रहता है कि शादी को ही देखते हैं। तो मेरे घर वालों का ये था कि नहीं, एजुकेशन को देखना है, एजुकेशन को प्रायोरिटी देते थे पहले भी और आज भी दे रहे हैं। अच्छा, बढ़िया मैडम, बढ़िया। फैमिली के ऊपर डिपेंड है पूरा, मतलब एजुकेटेड फैमिली है, शिक्षा को महत्व दे रहे हैं, है ना? बहुत अच्छा है मैडम। तो मैं ये चाहता हूँ मैडम कि जो नए बच्चे हैं अभी जैसे सेट का तैयारी कर रहे हैं, अभी वैकेंसी आ रहा है स्टेट एग्जाम का, जो कि जुलाई में होने वाला है, तो उस संबंध में आपने जो फिजिक्स विषय में सेट की तैयारी किया है, तो उसका थोड़ा सा तैयारी का तरीका बता दीजिए ताकि हमारे बच्चों को कुछ लाभ मिल सके। सेट की तैयारी के लिए तो मैं सबसे पहले मैंने जो काम किया था वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है, आप जिस भी चीज़ का एग्जाम दे रहे हैं उसका सिलेबस डाउनलोड कीजिए।
सिलेबस डाउनलोड करने के बाद सेट में, जैसा कि सब लोग लगभग कभी जान ही रहे हैं कि 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट जनरल पेपर होता है और सेकंड सब्जेक्टिव पेपर होता है। हाँ। तो फर्स्ट जनरल पेपर के प्रिपरेशन के लिए मैंने एक अरिहंत की बुक ली थी और एक प्रैक्टिस के तौर पे उपकार की बुक ली थी, क्योंकि वो जनरल पेपर रहता है। और उसमें जनरली अब मैथ्स बैकग्राउंड में होने से एक फ़ायदा ये है कि आपकी रीजनिंग और मैथ्स अच्छी रहती है। और बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड वगैरह के लिए मैंने अरिहंत और उपकार दोनों की बुक से पढ़ा था। और फर्स्ट पेपर में सर, जैसे आप पढ़े हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप एग्जाम हॉल में किस प्रकार से टाइम को मैनेज करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो मैं स्पेशली बोलना चाहूँगी फर्स्ट पेपर के लिए एग्जाम हॉल में कि फर्स्ट पेपर में 50 क्वेश्चन आते हैं, तो 50 क्वेश्चन में सब में आपको 2 नंबर मिलना है। तो मैथ्स को आप 3 मिनट बना के भी 2 ही नंबर पाएंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन वन वाच वाले क्वेश्चन रहते हैं जो एक बार में देख के आपको टिक लगे, उसमें भी आपको 2 ही नंबर मिलेंगे। तो जनरली हम गलती कहाँ करते हैं कि शुरू से देखते हैं मैथ्स का क्वेश्चन, इसको बनाना भूल जाते हैं। तो मैं स्पेशली सजेस्ट करना चाहूँगी कि सबसे पहले वन वाच वाले क्वेश्चन को बनाइए, इसमें आपको टाइम कम लगेगा, नंबर उतने ही मिलेंगे। फिर उसके बाद जिसमें कम वर्क है उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। फिर उसके बाद जिसमें ज़्यादा गुणा भाग करना है, गणित बनाना है, उसको लास्ट कीजिए। नहीं तो पहले क्या होता है कि जनरली हम मैथ्स में भिड़ गए तो लास्ट क्वेश्चन को देखने का भी टाइम नहीं रहता, हम बिना देखे ही उसको टिक करते जाते हैं। तो ये टाइम मैनेजमेंट फर्स्ट पेपर के लिए बहुत जरूरी है। सिलेबस पढ़ने के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट ज़्यादा जरूरी होता है। और सेकेंड पेपर जो सब्जेक्टिव रहता है उसके लिए बेसिक से ट्राई कीजिए। सबसे पहले आप उसमें सेलेक्ट कर लीजिए कि कौन कौन से जो टॉपिक है आपका बीएससी लेवल में कवर हो जाएगा सिलेबस के अनुसार। तो जो टॉपिक आपका बीएससी लेवल में कवर हो जा रहा है उसको बीएससी की बुक से पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि बेसिक बहुत जरूरी है। और फिजिक्स में बेसिक के लिए सबसे अच्छी बुक आरपी गोयल की है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। और भी बहुत सारी बुक है, लेकिन हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए आरपी गोयल की बुक बेस्ट है बेसिक के लिए। और बेसिक आपका अगर क्लियर है तो धीरे धीरे आपके क्वेश्चन भी बनेंगे। तो आरपी गोयल की बुक में पीछे साइड में बहुत सारे क्वेश्चन दिए रहते हैं, तो उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व की थी मैं। और उसमें छोटे छोटे जो न्यूमेरिकल्स दिए रहते हैं उसको, बड़े न्यूमेरिकल्स इसलिए सॉल्व नहीं करना रहता है क्योंकि नेट का लेवल अलग रहता है और सेट का अलग रहता है। तो सेट में ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आते, बेसिक से छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। तो वो, और उसके बाद फिर जितना बीएससी में मिल गया उसका बीएससी का, फिर जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड ऑनलाइन एमसीक्यू आजकल सब चीज़ अवेलेबल है। जैसे आपको कोई, जैसे क्रिस्टल के बारे में पढ़ना है, एक टॉपिक आपने पढ़ा, तो क्रिस्टल पढ़ने के बाद आप नेट में सर्च कीजिए क्रिस्टल रिलेटेड ऑनलाइन एमसीक्यूज, तो बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं। तो जितने ज़्यादा एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे उसमें आपका लेवल पता चलेगा कि मैं किस लेवल पे इसको पढ़ चुकी हूँ। वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पैटर्न वैसे ही ऑब्जेक्टिव टाइप का पैटर्न है। तो किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए सर उस एग्जाम के पैटर्न को समझना जरूरी है। और सेकंड टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि जनरली देखा जाता है कि जो कम इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो भी कंपटीशन फाइट कर लेते हैं, जबकि ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स उसको फाइट नहीं कर पाते। तो इसका मेन रीजन टाइम मैनेजमेंट है। इसमें मैडम ये जो आपका सेट के लिए हो गया ये, और कुछ स्पेशल कुछ बताएंगे फिजिक्स के लिए? सेकंड पेपर जो सब्जेक्टिव है उसके लिए नेट की एक बुक आती है अरिहंत का, उसमें का जो पार्ट बी वाला क्वेश्चन मतलब इजी क्वेश्चन उसको किया जा सकता है प्रैक्टिस के तौर पे, प्रैक्टिस के लिए। और पाथफाइंडर की बुक आती ही है, तो पाथफाइंडर की बुक ये सब आप बेसिक पढ़ने के बाद प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, प्रैक्टिस बुक्स। और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके, आजकल नेट में हर चीज़ अवेलेबल है, तो एमसीक्यूज वगैरह ज़्यादा सॉल्व करना। और मेरे लिए बेनिफिशियल ये था कि मैं साइंस कॉलेज में पढ़ा रही थी और वहाँ ऑनर्स कोर्स चलता है। अच्छा। तो ऑनर्स कोर्स चलता है तो वहाँ सारे टॉपिक लगभग मेरे सेट के कवर हो जा रहे हैं। अच्छा। तो उससे रिलेटेड मैं एमसीक्यूज उस बुक में, एमएससी की बहुत सारी बुक्स पढ़ी थी, लेकिन जनरली सब बुक को सब परचेस नहीं कर पाएंगे, तो ऑनलाइन एमसीक्यूज ज़्यादा बेटर है। इसमें ग्रेजुएशन लेवल की बुक का भी महत्व है मैडम, जैसे सेट के एग्जाम तैयारी कर रहे हैं तो सब बेसिक के लिए ग्रेजुएशन सब बेस्ट है ग्रेजुएशन लेवल का, क्योंकि सेट में पीजी लेवल का भी है, लेकिन उसके बहुत सारा चीज़ ग्रेजुएशन लेवल में भी मिल जाता है। एक चीज़ बहुत स्टूडेंट पूछते रहते हैं कि सर फिजिक्स एक तो टफ विषय है ही, और अभी सिलेक्शन का हम लोग देखें एपी का तो उसमें बहुत पोस्ट खाली भी गया है,
तो ऐसा क्या कारण है कि फिजिक्स में लोग जा नहीं रहे हैं, सेट क्वालिफाई नहीं हो रहे हैं, या फिर एपी का एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं? तो इसमें आपको क्या लगता है? मुझे तो ऐसा लगता है सर कि सबसे ज़्यादा जो फिजिक्स में नहीं क्वालिफाइड होने का रीज़न है वो डर है। अच्छा। जनरली 11th-12th में भी लोगों को मैथ्स ज़्यादा अच्छा लगता है फिजिक्स से। हाँ। तो एक तो डर है, दूसरा हम देखा ताकी करते हैं कि मेरी फ्रेंड फिजिक्स में एमएससी करना चाह रही है तो मैं भी करूँगी। अच्छा। तो मैं तो सबसे पहले यही कहना चाहूँगी कि अपने आप को जानिए कि आप किस में इंटरेस्ट ले रहे हैं। किसी भी सब्जेक्ट को आप अगर इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे तो ज़रूर सफल होंगी। और जैसे कोचिंग अगर आपको करना है तो कर सकती हैं, मैं नहीं की हूँ, वो मेरी कुछ मजबूरियाँ हाँ, थी शुरू में, हाँ। फिर बाद में वो शौक हो गई कि मैं इतना दिन अगर बिना कोचिंग के पढ़ ली तो आगे भी पढ़ लेंगी। हाँ। बिल्कुल सही बात है। नहीं तो आजकल तो एक माहौल बना हुआ है कि आप बिना कोचिंग के आप कोई एग्जाम नहीं निकाल सकते। तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मैडम कि कोचिंग किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए जरूरी नहीं है। जरूरी सिर्फ यह है कि आप सही गाइडेंस लें अपने सीनियरों से, जो उस क्षेत्र में गए हुए हैं उनसे सही गाइडेंस लें। कोचिंग बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैंने भी कहीं से कोई कोचिंग नहीं किया है, लेकिन गणित जैसे विषय में भी एपी बना हूँ। मैडम किसी विषय में कोचिंग नहीं की है। तो ऐसे बहुत से उदाहरण मिलेंगे आपको जो कोचिंग का सहारा नहीं लिए हैं। तो कोचिंग के पीछे आप मत भागिए, बस थोड़ा सा गाइडेंस लेते रहिए आप। मैडम इसमें फर्स्ट पेपर में बोलते हैं कि ये थोड़ा सा बेनिफिशियल है बहुत आप सेट क्वालिफाई करने के लिए। सेट में तो कितना महत्व है फर्स्ट पेपर को, क्योंकि साइंस बैकग्राउंड वाले हल्के में ले लेते हैं उसको, फर्स्ट पेपर को अपने सब्जेक्ट में ज्यादा ध्यान देते हैं। मैं भी साइंस बैकग्राउंड से हूँ और सबसे बड़ी गलती हम वही करते हैं कि ये तो इजी है। हाँ। और जहाँ हम बोले कि ये इजी है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ जब मैंने 2017 का सेट दिया था तो मैं फर्स्ट पेपर में एकदम ज़्यादा फोकस नहीं की थी, क्योंकि अब मैथ्स वालों को ये रहता है ना कि मैथ्स हमसे बन जाएगा, रीजनिंग हमसे बन जाएगा, तो उस बन जाएगा में टाइम कितना लगेगा ये इंपॉर्टेंट है। और मैथ्स वालों का ये एक मैथ्स दिखा मतलब उसको बना के ही छोड़ेंगे, भले 10 मिनट में बने वो 10 मिनट और नंबर दो ही नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इसमें टाइम मैनेजमेंट का है सर। और फर्स्ट पेपर को हल्के में इसलिए नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो एक तो कम मेहनत में आप ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकते हैं उसमें। हाँ। नहीं ऐसा हमने भी सुना, मैंने भी खुद ऐसा किया है कि फर्स्ट पेपर को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया, उसको हल्के में नहीं लिया है। हाँ। क्योंकि मेरिट निर्धारित करता है, क्योंकि अपने विषय में आप सब योग्य रहते हैं, अच्छे इंटेलिजेंट रहते हैं तो उसमें स्कोर कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट पेपर डिसाइडेड रहता है आपके चयन के लिए। उसी प्रकार जैसे एपी की एग्जाम की बात करें हम, उसमें भी पहला पेपर आपके छत्तीसगढ़ का है और दूसरा पेपर आपका सब्जेक्ट है। तो वहाँ पर फर्स्ट पेपर में कितना महत्व का है ये बताइए? फर्स्ट पेपर छत्तीसगढ़ का पेपर तो बहुत महत्वपूर्ण है ही, और वहाँ भी उसको एज ए डिसाइडेड पेपर ही रखा गया है ऐसा लगता है मुझे सिलेबस में, क्योंकि जिस स्टेट में हमको जॉब करना है उस स्टेट के बारे में कम से कम पूरा जाने हैं। और सीजी को जनरली छत्तीसगढ़ में जो है उन लोग इजी वे में लेते हैं कि हमसे अपने राज्य का क्वेश्चन नहीं बनेगा, है ना? तो ये गलतफहमी ना रखें और सीजी को भी उतने ही ईमानदारी से पढ़ें जितना ईमानदारी से आप उसको मतलब अपने सब्जेक्ट को पढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि दोनों में एक क्वेश्चन के लिए 2 ही नंबर मिलेगा आपको। और सीजी तो पढ़ना शुरू करोगे तो वो भी बहुत अथाह है। हाँ, जब पढ़ना शुरू करते हैं तो लगता है कि हम तो कुछ नहीं जानते। तो सीजी के लिए मैं कोचिंग तो ज्वाइन नहीं की थी, लेकिन 1-2 यूट्यूब चैनल्स में देखती थी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्विज वगैरह जो भी आता था उसको पढ़ती थी। और उस टाइम मेरी बहन कंपटीशन एकेडमी से कोचिंग कर रही थी। अच्छा, पीएससी का कोचिंग कर रही थी, सिविल सर्विस का। तो उससे मैं थोड़ा गाइडेंस लेती थी कि कैसे पढ़ूं करके। और धीरे धीरे होता है सर, एक बार सडन नहीं होता है। आपको जो सीजी का क्वेश्चन जीके टाइप आता है और उसको आप धीरे धीरे करके ही पढ़ सकते हैं। मैडम आपका सेट कब निकला है? 2017 के 2018 में सेट क्वालिफाई हुई है। जब 2017 के सेट दी थी ना तो उस टाइम वही फर्स्ट पेपर उतना मैं नहीं करता, तो मेरा 1.6 नंबर से रह गई थी उसमें। अच्छा, और एपी का एग्जाम जब दिलाए आप, तो दिलाने के बाद आप खोजते हैं कि कितना नंबर मिला, चयन होगा कि नहीं, सबके मन में रहता है। तो आपके मन में ऐसा कुछ आया कि आप जब एपी का पेपर दिला के आए, घर आए, तो थोड़ा सा मिला लूँ मैं, मेरा चयन हो रहा है कि नहीं, इस टाइप का मन में? सर एक मेरा डर बोलिए कि कुछ भी मैं एग्जाम दे के आने के बाद मिलाती कभी नहीं। अच्छा। क्योंकि जो रिजल्ट आएगा तो आएगा ही, तुरंत नहीं मिलाती हूँ। लेकिन अब अभी हम सब इंटरनेट से जुड़े हुए हैं तो खोलो तो पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन सही है। तो है
मतलब पता चल गया था लगभग कि हो तो जाएगा, अच्छा अच्छा। लेकिन इंटरव्यू में था हाँ हाँ। और इंटरव्यू के लिए मैंने प्रिपरेशन किया। अच्छा अच्छा। हाँ, थोड़ा सा इंटरव्यू के बारे में बता दीजिए। जब मेंस में मेरा सिलेक्शन हुआ मेंस हाँ। इंटरव्यू के लिए, हाँ। तो उस टाइम मैंने गाइडेंस लिया अपने प्रोफेसर से। मैं हाँ। साइंस कॉलेज में पढ़ रही थी, अच्छा, तो हाँ। वहाँ जितने मेरे सीनियर हाँ। प्रोफेसर्स हैं, मैं सबसे पहले उन्हीं से मिली, हाँ। क्योंकि जहाँ हम जाने वाले हैं उन लोग 20 साल 25 साल 30 साल पहले के पहले पहुँच पहुँच गए, गए। मतलब उनका एक्सपीरियंस मुझे काम आएगा। हाँ। तो मैं सभी अपने प्रोफेसर से पर्टिकुलर अलग अलग मिली कि अच्छा। मैं अब आगे क्या कर सकती हूँ, मतलब इस इंटरव्यू फेस करने के लिए, क्योंकि हाँ। जनरली इंटरव्यू लेने वाले भी उन्हीं में से हैं। हाँ, उन्हीं में से है, तो बिल्कुल। उन लोग अपना एक्सपीरियंस बताए, बहुत कुछ टिप्स भी दिए हाँ। कि इंटरव्यू आपको कैसे फेस करना है, तो वो सारे टिप्स मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल रहे। आप इंटरव्यू फेस किए तो एक आध दो क्वेश्चन बस शेयर करेंगे बच्चों के साथ, स्टूडेंट के साथ, एक आध दो क्वेश्चन कम से कम। मेरे से तो एक जनरली पॉलिटिकल वाला क्वेश्चन पहले पूछा गया था हाँ। कि आप जिस विधानसभा की हैं उसके बगल वाले विधानसभा में कौन सी पार्टी के विधायक हैं और कौन है। अच्छा। अपने नहीं, अपने हाँ, बगल वाले। हाँ हाँ। और फिर आपके मतलब आपके जो जिला है उसमें कितने कांग्रेस के हैं, कितने भाजपा के विधानसभा अच्छा, अच्छा। मतलब विधानसभा हाँ। सदस्य हैं, उसको पूछा गया था। जो नॉर्मली फिजिक्स का क्वेश्चन तो इजी ही था, शुरू में इजी पूछते हैं, फिर उसमें हाँ। आप डीप जाते जाएंगे। एक आध दो क्वेश्चन बता दीजिए जैसे स्टूडेंट्स को कम से कम। व्हाट इज वेव्स, अच्छा। वेव्स बताएं तो टाइप्स इसके। अच्छा। फिर इसमें क्या होता है। अच्छा, मतलब वो लिंक जुड़ते गए। लिंक जुड़ते गए। जुड़ते गए। और इंटरव्यू में दो अलग अलग 3 मेंबर रहते हैं। हाँ। एक मेंबर आपका जनरल और तो 2 सब्जेक्ट के तो सब लोग एक एक करके पूछते गए। चलिए, अच्छा रहा। तो ऐसा कुछ फीलिंग्स हुआ कि कई लोग तो डरते हैं इंटरव्यू से, पसीना निकल आता है, मैंने देखा था पसीना निकल आया था, एक इंटरव्यू दिला रहे थे गणित का, तो पूरा इंटरव्यू से जब बाहर आए पूरा पसीना में लथपथ थे इतना। तो ऐसा होता है बहुत लोगों के साथ। तो इंटरव्यू कोई बड़ी डर वाली चीज नहीं है, बस अपने आप को आत्मविश्वास रखना। इंटरव्यू में डरने वाली ज्यादा बात नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू जनरल इंटरेक्शन है। क्योंकि कोई उनको भी पता है कि हर कोई हर चीज नहीं जानता है, बस वो जनरल एक इंटरेक्शन रहता है कि आप सामने वाले से कैसे इंटरेक्ट करेंगे। और मैडम, जब रिजल्ट आया एपी का आपका, जिस दिन देखे होंगे, तो क्या प्रतिक्रिया रही आपको? आपके घर का क्या वातावरण था उस समय? आप कहाँ थे उस समय? मेरा ना सर, अभी तक मैं हर वेबसाइट लगभग जो भी एग्जाम दे रहे थे उसको रोज खोलती हूँ। अच्छा। लेकिन अभी तक मेरे साथ ऐसा होता आया है कि जिसका भी रिजल्ट आता है मुझे डायरेक्ट पता नहीं चलता। अच्छा। कोई मुझे फोन करके बताता अच्छा। है कि तुम्हारा रिजल्ट आ गया है। तो इसमें भी मैं तो जिस दिन लास्ट इंटरव्यू रहा था, इससे शाम तक जनरली रिजल्ट आता है, तो मैं सोई थी। ऐसे दोपहर टाइम रिजल्ट आ गया था हम लोग का। फिर हम लोग की सीनियर थी उषा राठौर में, उन्होंने मुझे फोन करके बताया कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है करके। फिर उसके बाद तो सबको घर वालों को फोन की, फिर सब बहुत खुशी। उससे मेरे पापा खेत में थे, उनको बहुत बाद में पता चला जब खेत से वापस आए। बहुत अच्छा माहौल रहा होगा। बहुत अच्छा माहौल। मैं घर का नहीं देख पाई, लेकिन उसको फील कर सकती हूँ कितना माहौल रहा। मैं बिलासपुर में थी, क्योंकि एक लड़की उस गांव से निकली हुई है जहां उतना एडवांस गांव नहीं है, वहां से एक क्लास 2 ऑफिसर राजपत्रित अधिकारी के रूप में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चयनित हो रही हैं। तो निश्चित रूप से गर्व की बात है पूरे परिवार के लिए, उस समाज के लिए, उस गांव के लिए। और हमारा महाविद्यालय भी गौरवान्वित है कि आप जैसे प्रोफेसर, युवा प्रोफेसर हमारे महाविद्यालय में हैं और बच्चे इसका लाभ ले रहे हैं। तो मैडम, अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ बुक लिस्ट आप बता सकते हैं, इसका 2-4 नाम बुक का। फिजिक्स। हाँ, फिजिक्स के लिए। फिजिक्स के लिए सर अलग अलग टॉपिक्स के लिए अलग अलग बुक है। जैसे मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए HK दास की बुक, DS राजपूत की बुक। और क्वांटम मैकेनिक्स के लिए तो पाथफाइंडर की बुक लगभग सब में कॉमन है, लेकिन क्वांटम के लिए स्पेशली में इसमें पढ़ते हैं हम लोग MSc में सत्य प्रकाश की बुक। और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स गुप्ता कुमार शर्मा की बुक है। ये सब मेन बुक्स हैं, इन सब से पढ़ा जा सकता है। और अच्छी बात है कि कम से कम स्टूडेंट ये सब आप नोट कर लें जरूर कि जो फिजिक्स के लिए जो आपको चाहिए बुक्स, वो आप रखें फिजिक्स वाले, और उसकी तैयारी करें और MCQ जरूर सॉल्व करें आप लोग। MCQ सॉल्व करना सबसे इम्पोर्टेंट है। जितने ज़्यादा MCQ सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा हमको अपनी गहराई पता चलेगी कि किस लेवल तक हम पढ़ चुके हैं। मैडम, अंत में मैं आपसे अपने स्टूडेंट्स के लिए यही कहना चाहूँगा कि आप उनको सेट और AP के एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, पास होने का अंत में आप क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या सलाह देना चाहेंगी? मैं तो सबसे पहले ये सलाह देना चाहूँगी कि आप अगर AP या फिर सेट का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो ज़रूर दीजिए।
लेकिन किसी के बोलने से मत दीजिए या फिर किसी के देखा ताकि में मत दीजिए। आपको अगर उस लाइन में जाना है, एपी बनना है, तो सेट का एग्ज़ाम दीजिए और ईमानदारी से दीजिए। और एक चीज़ और कि हमेशा अपने मन में ये रखिए कि मैं इसको कर सकती हूँ या फिर कर सकता हूँ, क्योंकि जब तक आपको खुद में कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, सामने वाला आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं कर सकता। तो ऑल द बेस्ट सबको। ठीक है मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज हमारे चैनल में आए और बच्चों को फिजिक्स के प्रोफेसर कैसे बने, सेट एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई करें फिजिक्स में, ये सब आपने बड़े विस्तार से बताया है। तो निश्चित रूप से आज का जो हमारा मार्गदर्शन का ये वीडियो लेक्चर था, एक इंट्रोडक्शन था बच्चों के लिए जो नए स्टूडेंट्स अभी तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए बहुत अच्छा फ़ायदेमंद होगा, ऐसा हम सोच रहे हैं। और हमारा चैनल भी इसी में जुड़ा हुआ है, केवल मार्गदर्शन देने के लिए, ताकि वो मोटिवेट हों, आगे तैयारी करें और जो चयनित हुए हैं उनको जाने कि उनका प्रोसेस क्या था। मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी सर स्टूडेंट से कि पढ़ाई में आप सबसे पहले बहाने बनाने बंद कीजिए कि मेरे पास ये सुविधा अवेलेबल नहीं है तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा या फिर नहीं पढ़ पाऊंगी, कि मुझे ये चाहिए तभी मैं पढ़ूंगी। आपको अगर पढ़ना है तो आपके पास जितने संसाधन हैं उसको अच्छे से पढ़िए, तब आपकी सफलता निश्चित है। ठीक है मैडम, हम एक बार पुनः आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और जल्द से जल्द आप PhD करें, प्रोफेसर बने, प्रिंसिपल बने और हायर एजुकेशन का नाम रोशन करें। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का जो वीडियो लेक्चर था, मार्गदर्शन का ये जो मोटिवेशन फॉर यूथ था, उसको हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक नए प्रोफेसर के साथ, एक नए विषय विशेषज्ञों के साथ हम उपस्थित होंगे। थैंक यू सो मच।